Good evening, student. Myself, Dhananjay Aswin, Physics Department of US Academy and Institute. Now, this online platform for physics class provided by the US Academy and Institute. तो चलिए शुरू करते हैं. चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 9th के फिजिक्स पार्ट का सेकेंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये जानने का प्रयास करेंगे व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स. ओके, तो एक एक करके हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं. चलिए, तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि एक बॉय एक ट्रॉली को पुल कर रहा है, पुश कर रहा है, और एक यहाँ पे एक और लगा है आपका जो बॉक्स लगा है, यहाँ पे ड्रॉवर लिखा है, यहाँ पे जो ड्रॉवर है इसको एक पुल करने के जो है डायरेक्शन में इंडिकेट किया गया है. तो इन इमेज के करस्पॉन्डिंग अगर हम इसके फोर्स को डिफाइन करना चाहें तो क्लास 8, 6, 7 में जो आप जो है स्टडी कर चुके हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो डेफिनेशन होता है फोर्स का, तो कहते हैं फोर्स इज ए पुश और पुल. ओके, यानी फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल इफेक्ट है जिसके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया जा सकता है या पुल किया जा सकता है. बट एट दिस लेवल क्लास 9th के स्टैंडर्ड पे अगर हम आपको फोर्स को डिफाइन करने का प्रयास करें तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पे जो स्क्रीन पे 3 इमेज दिख रहा है उसको छोड़ करके एक दिख रहा है यहाँ पे एक जो हॉकी गेम जो है प्लेयर दिख रहा है, और फिर यहाँ पे एक आपको स्प्रिंग दिख रहा है, और फिर एक आपको बैलून से 2 हैंड से उसको पुश किया गया हुआ आपको दिख रहा है. तीनों इमेजों के करस्पॉन्डिंग अगर देखा जाए तो अगर मैं फर्स्ट इस हॉकी प्लेयर के करस्पॉन्डिंग हम आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करें तो इसमें ये दिख रहा है कि अगर गेंद किसी भी डायरेक्शन से आए तो वो उस डायरेक्शन को चेंज कर सकता है बाय हॉकी स्टिक. ओके, यानी वो हॉकी स्टिक से क्या कर सकता है, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है. फिर अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो स्प्रिंग आपको दिया गया है विदाउट फोर्स के, जब उस पर कोई भी आप फोर्स अप्लाइड नहीं है तो उस केस में उस स्प्रिंग का जो साइज है वो स्मॉल है. लेकिन जब उस पर हमने फोर्स को ऑपरेट कर दिया है तो उस केस में स्प्रिंग का लेंथ क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया है. इसका कहने का मतलब ये यहाँ पे है कि फोर्स डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, फोर्स साइज भी चेंज कर सकता है. अब यहाँ पे देखा जाए शेप. अब यहाँ पे देखिए इस बैलून का जो शेप था, मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो भी है स्फेरिकल बैलून है, इसका जो है शेप जो पहले आपको जिस तरीके से दिख रहा है एकदम परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट स्फीयर के रूप में दिख रहा है, फॉर्म में दिख रहा है. लेकिन जब हमने इस पे फोर्स लगा दिया तो इसका जो ओवल के रूप में आपको ये जो है अपीयर होने लगा. इसका केस इसके इस फिगर से कंक्लूजन क्या निकलता है, इस फिगर से ये कंक्लूजन निकलता है कि हम फोर्स लगा करके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं और शेप चेंज कर सकते हैं. अब आपके दिमाग में ये आता होगा जो है क्वेश्चन कि शेप और साइज का डिफरेंस क्या है, ये क्या मैटर है. तो मैं आपको बता दूं, साइज मीन्स होता है किसी भी बॉडी का लेंथ ब्रेथ, स्ट्रक्चर का लेंथ ब्रेथ हाइट. ओके, बट शेप जो होता है उस बॉडी का एक आइडेंटिफिकेशन होता है जिससे हम पहचानते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने इतना बड़ा सेब रख दूं, एप्पल रख दूं, और इतना ही बड़ा जो है आपके पास अमरूद रख दूं, जो भी हो चीज उतने ही शेप का रख दूं, तो आप सेब, एप्पल और उस अमरूद में आप क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं. लेकिन दोनों का साइज क्या है, सेम है. यानी स्ट्रक्चर मतलब अपीयरेंस, जो अपीयरेंस होता है किसी ऑब्जेक्ट का वो कहलाता है शेप, और साइज का मतलब होता है वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, और किस तरीके का उसका डायमेंशन एक्सपेंशन है. तो ये डायमेंशन बताता है साइज, और स्ट्रक्चर ऑफ शेप, जो स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी बॉडी का वो कैसे डिसाइड किया जाता है, शेप डिसाइड करता है. तो ये बातें हमेशा याद रखेंगे. तो अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं आपसे कहूं कि डिफाइन द फोर्स, तो कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है. आप तीनों फिगर को अपने माइंड में रखिए और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं बिना किसी मेमोरी के. कैसे, फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज बाय विच वी कैन चेंज
शेप, साइज एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। बात समझे? यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का हम साइज भी चेंज कर सकते हैं, शेप भी चेंज कर सकते हैं, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसका डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं बाई दिस एक्सटर्नल काज। और नाउ दिस एक्सटर्नल काज इज कॉल्ड, बताइए, फोर्स। तो हमको लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। लिखा है यहाँ पे, देखिएंगे आप स्क्रीन पे दिख रहा है, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। दिख रहा है आप लोगों को, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। अब यहाँ पे आता है कि अब इसको कैसे समझा जाए, समझना बहुत जरूरी है। तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं, इनको एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बैलेंस फोर्स, एक बात हमेशा रखिएगा, टाइप्स ऑफ फोर्स जो होता है वो दो होता है, एक होता है बैलेंस और दूसरा होता है अनबैलेंस। बैलेंस फोर्स कभी भी किसी भी एक्सटर्नल वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। यानी अगर कोई बॉडी मोशन में है या कोई भी बॉडी किसी भी स्टेट में है, किसी भी पोजीशन में है, तो उसके स्टेट को, उसके पोजीशन को चेंज करने के लिए बैलेंस फोर्स कभी भी प्रभावी, इफेक्टिव नहीं होता है। किसी भी बॉडी के शेप को, साइज को या किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए हमेशा अनबैलेंस फोर्स की जरूरत पड़ती है। यानी अब बैलेंस फोर्स को डिफाइन कैसे किया जाए, मान लीजिए आप यहां पे देख रहे हैं, इस टेबल पे एक जो है वुडन ब्लॉक रखा गया है। इस वुडन ब्लॉक पर ये जो एरो बना है, ठीक है, अगर एरो के डायरेक्शन में मान लीजिए एक्स कोई बोया है और वाई भी कोई बोया है, ओके, ये दोनों लोग अपने 5 न्यूटन से फोर्स, 5 न्यूटन फोर्स लगाकर, अभी मैं बताऊंगा फोर्स क्या है, उसका यूनिट क्या है, अभी मैं बताऊंगा। तो इसे अगर 5 फोर्स से या 5 न्यूटन फोर्स से इधर पुश किया जाए इस डायरेक्शन में, और 5 न्यूटन से इस डायरेक्शन में पुश किया जाए, तो आप देखोगे कि क्या उस पे जो बॉडी में चेंजेज आएगा उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे आप जानते हैं रस्सा कस्सी का वो खेल देखे ना, बच्चे स्ट्रिंग को इधर से उधर खींचते हैं, लेकिन जब बैलेंस होता है तो उनमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है, कोई भी एक तरह से जो है गिरता नहीं है। तो इस केस में कहने का मतलब क्या है, व्हेन नंबर ऑफ फोर्स applied on a object such that their resultant force become zero, यानी बहुत सारा फोर्स लग रहा है और उस फोर्स का इफेक्ट उस बॉडी में नहीं दिख रहा है, उसका नेट फोर्स क्या है, उस बॉडी की करस्पॉन्डिंग जीरो है, तो उस केस में उस फोर्स को कहा जाता है बैलेंस फोर्स। समझ आ रहा है? ओके, अब आपको सेकंड केस है अनबैलेंस फोर्स। अब अनबैलेंस फोर्स के लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं है, जरा देखिए, ये आपको वुडन ब्लॉक दिख रहा है ना, ये स्क्रीन पे, इस पे आप फोर्स लगा रहे हैं, अगर वो डिस्प्लेस्ड हो गया, यानी आप जिस फोर्स डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे उसके किसी भी डायरेक्शन में वो बॉडी अपना पोजीशन छोड़ दिया, तो उस केस में वो हमेशा अनबैलेंस फोर्स होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। यानी बैलेंस फोर्स मोशन नहीं करा सकता है या स्टेट चेंज नहीं करा सकता है, अनबैलेंस फोर्स ही हमेशा मोशन का कारण बनता है। ये बात हमेशा याद रखेंगे। ओके, तो ये आपने समझ लिया कि फोर्स क्या होता है, कितने तरीके का होता है। जब आप इतना जान गए तो अब ये क्वेश्चन उठता है, हाउ वी कैन मेजर टू फोर्स। अब हम सामान्य क्वेश्चन आता है कि अब फोर्स को जान गए तो इसे मेजर कैसे किया जा सकता है फोर्स को। तो फोर्स को मेजर करने का जो सिस्टम बनाया गया, जो यूनिट बनाया गया, उसे कहते हैं न्यूटन। ये बात याद रखिएगा, नोट करते चलिएगा, कहीं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप नोट करते जाइएगा, और अगर कहीं आपको कोई किसी भी जो टॉपिक में डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड कर दीजिएगा, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ओके, तो मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं क्या बता रहा था आपको कि फोर्स को किस यूनिट में मेजर किया जाता है। तो फोर्स को हमेशा न्यूटन में मेजर किया जाता है, और न्यूटन यम की एस है। अभी न्यूटन क्या होता है जब मैं आपको लॉज ऑफ मोशन बताऊंगा तो वहां पे इसको डिराइव करने का प्रयास करूंगा कि न्यूटन किसे कहा जाता है।
ओके, लेकिन बस आप यहां पे इतना ही याद रखें कि MKS सिस्टम में द यूनिट ऑफ फोर्स इन MKS सिस्टम इज न्यूटन एंड द यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम डाइन। क्या होता है? डाइन। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब रिलेशन क्या होता है 1 न्यूटन 1 डाइन में, ये आपके लिए, आप इसको सर्च करिएगा। ओके, तो अब यहां पे हमने आपको बताया कि बैलेंस फोर्स क्या होता है। अब अनबैलेंस को मान लीजिए डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? सॉरी, अब अनबैलेंस को मान लीजिए हमें डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? चलिए देखते हैं। देखिए स्क्रीन पे रिमूव हो गया, आ गया। अब अनबैलेंस फोर्स कैसे डिफाइन किया जाएगा उसको देख लिया जाए। तो हमने कहा ना कि मान लीजिए किसी बॉडी पे कई फोर्स लगे और वो बॉडी मूव कर रहा है, इसका मतलब कोई भी फोर्स उस पर क्या है? प्रभावी है, ऑपरेट कर रहा है और उसको जो है अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया है। तो अब व्हेन नंबर ऑफ फोर्स या व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट but their resulting is not equal to 0। यानी आप इधर से 10 लगा रहे हैं, फिर कोई इधर से 10 लगा दिया, तो दोनों को मिल करके अगर 0 हो गया वो बैलेंस फोर्स है। लेकिन आप इधर से किसी चीज को पुश कर रहे हैं, ओके, और फिर कोई इधर से पुश कर रहा है और बॉडी इसी डायरेक्शन में मूव कर गया, यानी ये वाला फोर्स क्या है? प्रभावी है, इफेक्टिव है। और इसी के कारण जो है ये क्या कर रहा है? ये मान लीजिए 10 न्यूटन इधर से लगा है और 5 न्यूटन इधर से लगा है, तो 10 और 5 में 5 बैलेंस होकर के 0 हो जाएगा और फिर 5 न्यूटन जो फोर्स बचेगा उसी फोर्स से बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी इस केस में रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? बोलिए, अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स, ये बात हमेशा समझ में आएगा, रहेगा ना आपके दिमाग में? ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं इस टॉपिक के इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसपे हम लोगों को खूब अच्छे से डिस्कशन करना है। ये है आपका लॉज ऑफ मोशन। ओके, नाउ दिस लॉज गिवन बाय न्यूटन। ओके, ये हमेशा याद रखिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ गैलीलियोज कंक्लूजन, उसके पहले गैलीलियो ने भी कुछ अपना काम इस पे वर्क किया था और गैलीलियो के वर्क को बेस मानते हुए उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करते हुए न्यूटन ने अपने 3 आइडियाज शेयर किया और उस 3 आइडियाज को, ठीक है, क्या कहते हैं? लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। और फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, तो इसे कभी कभी कहा दिया जाता है, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन को नाम दिया जाता है कि गैलीलियोज लॉज ऑफ इनर्शिया। ओके, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो है ही। तो ये तीनों जो नेम पड़े हैं इस लॉ के, ये आप हमेशा अपने माइंड में रखेंगे कि गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये तीनों एक ही है। ओके, अब ये क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट क्या है, इसको जानने का प्रयास करेंगे, समझने का। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे ये होता क्या है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में यानी रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा। कब तक? जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। ओके, और अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर कोई बॉडी किसमें? मोशन में है, तो मोशन में ही रहेगा, तब भी नहीं रुकेगा जब तक आप ब्रेक नहीं लगाएंगे। ब्रेक क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। अब यहां से समझ में आ रहा है कि किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज करने के लिए, स्टेट मतलब जाना है, या तो रेस्ट का या तो मोशन का, 2 ही स्टेट होता है। तो या तो रेस्ट में है या तो मोशन में है। इस बॉडी का अगर रेस्ट में है, उसको हम मोशन में लाना चाहते हैं, तब भी हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर वो मोशन में है, उसे हम रेस्ट में लाना चाहते हैं, तब भी हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन तब तक नहीं चेंज कर सकता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे
स्टेट को चेंज करने के लिए कंपेल्ड, बाध्य ना करे। बाध्य में जाने, विवश, मजबूर, समझ रहे ना करे, तब तक वो अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकता है। और यही स्टेटमेंट ही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। क्या है? मोशन है। अब इसको स्टेट कैसे डिफाइन, अब एग्जाम में तो ऐसे आप लिखेंगे नहीं, ऐसे आया लिख दिया। अब इसको अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? क्या? ए बॉडी इन रेस्ट रिमेन इन रेस्ट, ए बॉडी इन मोशन remains in motion until unless an external force compelled to change its state, बात समझे ना? by an external force, जब तक कि उस बॉडी को किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा उसके पोजीशन को, उसके स्टेट को चेंज करने के लिए कंपेल्ड नहीं किया जाता है, तब तक वो अपने स्टेट को बनाए रखेगा। और इसी को कहते हैं क्या? बताइए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गैलीलियोज लॉ एंड लॉ ऑफ इनर्शिया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ने इनर्शिया शब्द यूज कर दिया, ये क्या होता होगा? कुछ नहीं, मास है। क्या है? मास है। अब चलिए समझने का प्रयास करते हैं इनर्शिया क्या होता है। अब नया शब्द आया तो इसको समझ लिया जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक चीज मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे नहीं, अभी आगे मैं दिखा दूंगा, ये दिखा देंगे आपको। यहाँ पे देखिए, इस पे आप देख रहे हैं ना, एक आपका जो है टम्बलर है और उस पे एक कार्ड को पुट किया गया है, फिर उसे फ्लिक किया गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो उसके ऊपर कॉइन है वो ड्रॉप कर गया इनसाइड द ग्लास, दिख रहा है ना, गिर गया ना ग्लास के अंदर। तो अब इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? जैसे अभी इसको समझाने से पहले मैं एक चीज आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। अब आप हेडिंग दे सकते हैं, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया को आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात आता है कि इनर्शिया क्या होता है, इसे समझने का कैसे प्रयास किया जाए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। आप ऑटो में जा रहे होते हैं ना, तो अचानक अगर उसका ऑटो का ड्राइवर ब्रेक मारता है तो आप जाकर उसी पैसे गिर जाते हैं। होता नहीं ऐसा? होता है। अच्छा, आपका दोस्त जो है बाइक चला रहा है और आप पीछे बैठे हैं, अचानक उसने एक्सीलरेट किया और तुरंत आप ऐसे हो जाते हैं। होते हैं ना? आप जा रहे होते हैं, टेम्पो वाला अपना मोड़ता है ऐसे, अपना टर्न लेता है, तो आप टेम्पो के बाहर जाने लगते हैं ऐसे। क्यों होता है? जरा समझने का प्रयास करिएगा, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इनर्शिया 3 तरीके का होता है। एक होता है आपका डायरेक्शन का इनर्शिया, एक स्टेट ऑफ रेस्ट का इनर्शिया होता है, रेस्ट ऑफ इनर्शिया होता है, एक स्टेट ऑफ मोशन का इनर्शिया होता है। अब इसको समझने के लिए अलग अलग एग्जांपल हमने इसीलिए दिया कि आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं। इनर्शिया इज ए, ध्यान सुनिएगा, मेजरमेंट ऑफ मास। इनर्शिया इज ए मेजरमेंट ऑफ मास एंड इट रेजिस्ट, ये बात याद रखिएगा, एंड इट रेजिस्ट टू चेंज इट्स स्टेट, या टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी। यानी किसी भी बॉडी का जो स्टेट होता है उसको चेंज करते हैं तो उसका रजिस्ट करता है, उसको विरोध करता है। अब बात आती है कैसे? जैसे मान लीजिए अगर 1 कुंटल जाना 100 केजी का कोई इंसान है और एक पतला दुबला इंसान है, वो उसमें कौन तेजी से दौड़ेगा? पतला वाला रहेगा, हैवी वाला रहेगा। उसका जो मास है, हमने कहा इनर्शिया इज मेजरमेंट ऑफ मास, यानी जिसके अंदर मास होगा उसके अंदर इनर्शिया होगा, और जिसके अंदर इनर्शिया होगा उसको रेजिस्ट करने का, उसमें रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। अभी आपके सामने है चींटी जब गुजरती है आप ऐसे करते तो उड़ जाती है, लेकिन जरा हाथी के सामने ऐसे करिए, नहीं होगा। क्यों? चींटी का मास कम है तो उसका इनर्शिया कम है, तो वो अपने स्टेट को रेजिस्ट नहीं कर पाता कि हम मोशन में तो मोशन नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन हाथी, एलिफेंट, या जहां बैठ गई वहां बैठे ही रहेगी, अब आप फूकते रहिए, ठीक है, क्योंकि उसका इनर्शिया क्या है? ज्यादा है। तो ये बात हमको लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। यानी इनर्शिया इज ए मेजरमेंट ऑफ मास, इनर्शिया इज ए मेजरमेंट ऑफ मास।
समझ आ रहा है ना? इनर्शिया क्या है? मेजरमेंट ऑफ मास, यानी जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। अभी आप जाते हैं ना, जो ये आप जर्क करते हैं, जब आप कोई ब्रेक मारता है तो आप उसके सामने आ जाते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका बॉडी किसमें है? मोशन में है। तो बॉडी आपका कहता है रिमेन्स इन मोशन, बने रहो मोशन में। लेकिन जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगता है, मोशन, बॉडी कहता है चलते रहो, और बाइक तो रुक रही है। तो आप कहते हो चलते रहो, तो आप जो है ड्राइवर के ऊपर, अपने फ्रेंड के ऊपर जाकर गिर जाते हैं। ठीक है? तो ये है इनर्शिया का मेन रोल। तो आप हमको समझ, एक चीज और एग्जांपल में देता हूं। जैसे आप देखते हैं जो है ठंड का जो है आपका, जब भी विंटर जो है मौसम रहता है, तो जो ब्लैंकेट होते हैं उसको जो है पानी में भिगो करके साफ करना मुश्किल होता है, क्योंकि सूखने का भी जो है, ड्राई होने का भी प्रॉब्लम होता है, सन नहीं, लाइट नहीं होता उतना ज्यादा। तो लोग क्या करते हैं, उसे डंडे से पीटते हैं। किससे पीटते हैं? डंडे से पीटते हैं। और जब डंडे से पीटते हैं तो डंडा जब उस ब्लैंकेट के पर गिरता है, स्टिक जब डंडे पर, स्टिक जो है जब ब्लैंकेट पे गिरता है, तो ब्लैंकेट कहता है हम तो भाई चले यहाँ से। लेकिन जो उस पर डस्ट पार्टिकल रहते हैं वो वही चिपके रहते हैं, वो रेस्ट में रहते हैं, वही पोजीशन पे, और तब तक वो नीचे गिर जाते हैं। ऐसे आप मैंगोज जो होते हैं, आप किसी जो है आम के पेड़ पर या मैंगो के जो ट्री होते हैं उस पर आप चले जाइए, उस पर आम कोई फड़ा है, आप उसे तोड़ना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? हिलाते हैं, उसकी डाली को बंदर की तरह हिलाते हैं। और जब बंदर की तरह हिलाते हैं तो उसका जो मैंगो होता है, उसका जो ये उसका जिससे ज्वाइन होता है पार्ट, वो मैंगो कहता है मैं भारी हूं, हैवी हूं, मैं नहीं हिलूंगा। वो जो उसका स्टिक जो उससे जुड़ा होता है वो कहता है हम तो हल्का है, हिलेंगे। मैंगो कहता है हम नहीं हिलेंगे, हिलेंगे। ये ऐसे से होते हुए क्या होता है? टूट जाता है। यानी इनर्शिया के कारण ही पका हुआ फल जमीन पे गिरता है। जब उसका डाली हिलता है तो मैंगो कहता है हम नहीं गिरेंगे, हम नहीं हिलेंगे। डाली कहता है हम तो हिलेंगे, और ऐसे से होते हुए डाली ब्रेक हो जाता है। ये बात समझे ना? तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल इनर्शिया है। अब हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्या इनर्शिया? इनर्शिया इज ए मेजरमेंट ऑफ मास व्हिच रेजिस्ट टू चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी बॉडी। यानी किसी भी बॉडी के जो स्टेट होता है उसे चेंज करने को क्या करता है? विरोध करता है, अपोज करता है। समझा गया? ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ये सारे एग्जाम्पल जो है सब के सब आपका इनर्शिया है। यहाँ पे गैलीलियोज दिए हैं, बनाया गया है, फिगर को देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे। इनर्शिया एंड मास, अब बात समझ में आपके दिमाग में क्लियर हो गया? इनर्शिया क्या था, मास क्या था? इनर्शिया एंड मास आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, यानी जिसका ज्यादा इनर्शिया होगा उसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। ओके, अब यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन दिए हैं, ऐसे करने का प्रयास करिएगा। और जो भी प्रॉब्लम हो आप इसे के कमेंट बॉक्स में जाकर के उस पर आप कमेंट करिए, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप इतना समझ में आ गया, आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब हमने आपको फर्स्ट लॉ बता दिया, अब सेकंड लॉ बताने का वक्त आ गया है। लेकिन सेकंड लॉ में एक टॉपिक आता है मोमेंटम। अब जब मोमेंटम को जान जाएंगे तब सेकंड लॉ को सीखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो अब बात ही करते हैं मोमेंटम क्या होता है। क्या होता है मोमेंटम? क्योंकि मोमेंटम ही आपका सेकंड लॉ को डिफाइन करता है, या उसके टर्म में उसको एक्सप्रेस किया जाता है, इसलिए मोमेंटम को जानना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे P इज इक्वल टू mb, ये फार्मूला आपको दिख रहा है, ये फार्मूला आपको दिख रहा है, P इज इक्वल टू mb दिख रहा है आपको ना? P मीन्स मोमेंटम। यहां पे देखिए लिखा है द मोमेंटम P ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। ये बात याद रखिएगा। अब एक चीज मैं यहां पे बता दूं, फोर्स में डायरेक्शन होता है नहीं होता? एक चीज मैं भूल गया था, फोर्स में डायरेक्शन होता नहीं होता है? आप किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं ना, ऐसा नहीं लगा दिया फोर्स, नहीं पता किस डायरेक्शन में लगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो आप फोर्स किसी न किसी डायरेक्शन में लगाते हैं। किसी चीज को पुल करते हैं कोई डायरेक्शन होता है, किसी चीज को पुश करते हैं कोई डायरेक्शन होता है। तो जब डायरेक्शन होता है तो जिस फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है वो क्या होता है आपका? बोलिए, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये भी याद रखिएगा, फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब तो यहाँ पे आ गया इसी कंटिन्यूटी में, मैं इसे भी बता देता हूं।
P इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, और मास एक स्केलर क्वांटिटी है, ये तो आपको पता है। मास क्या है आपका? स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है आपका? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी अगर मोमेंटम में आ रही है तो इसका मतलब मोमेंटम भी क्या है? बोलिए, वेक्टर क्वांटिटी है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो एक चीज तो आप जान गए। और दूसरा, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास विथ वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास विथ वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अब ये बातें आ गई, मोमेंटम ऐसे पढ़ लिया, डेफिनेशन जान लिया, हो गया काम? नहीं, इसका फिजिकल एप्लीकेशन हमारे डेली रूटीन की लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में इसका इंपॉर्टेंस क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। फिजिक्स का मतलब ऐसा थोड़ी नहीं है कि आपको डेफिनेशन आ गया तो आप वो सब कुछ जानेंगे। उसको फील करना बहुत जरूरी होता है। उसको क्या करना जरूरी होता है? फील करना जरूरी होता है। अब इसे कैसे मैं आपको समझना है, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। मोमेंटम क्या होता है? अगर आप दौड़ते जा रहे हैं, 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 और रुकना भी चाहें तो आप रुकने का अचानक रुक नहीं पाते। यानी मोमेंटम एक फिजिकल, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, मोमेंटम एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो आपकी एक्सटर्नल पावर से, आपकी इंटरनल कैपेसिटी से, आपकी जो कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी से ज्यादा वर्क करने का एक, बताइए, एक प्रोसेस या एक फिजिकल या एक जो है प्रॉपर्टी डेवलप कर देता है आपके अंदर। जैसे कैसे? आप देखते होंगे एक जो ब्रिक तोड़ने वाला, वो देखते होंगे ना, हम जो अपने हाथ से ईंट को तोड़ता है, वो देखते हैं वाला जो है, अक्सर आप कराटे वराटे देखते होंगे उसमें जो है, मूवी में या टेलीविजन पे किसी भी मूवी में, तो आप देखते होंगे ऐसे तोड़ता है। तो उसे तोड़ना चाहिए, ऐसे ईंट पर कैसे दबा देना चाहिए, लेकिन वो दूर से लाता है हाथ। क्यों? हैंड को बहुत हाइट से लाता है। क्यों? क्योंकि वो ये चाहता है कि जितना हमारा पावर है, हम अपने पावर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंक्रीज कर दें। तो वो इंक्रीज करने के लिए क्या करता है? अपने हाथ को ऊपर से लाता है और उसमें वेलोसिटी देता है, तो उसमें मोमेंटम आ जाता है। तो उस बॉडी में अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाने की कैपेसिटी थी, वो अब 10 से ज्यादा लगा देता है ड्यू टू मोमेंटम। यानी आपकी जो इंटरनल कैपेसिटी है, मोमेंटम उसे इंक्रीज कर देता है। और ये फायदे वाली भी चीज है और ये नुकसान वाली भी चीज है। अब कहेंगे कैसे? इस यहाँ तो अच्छी बात है कि आप अपने हाथ को वेलोसिटी दे दिए और अच्छे से पकड़ लिए, और किसी चीज को तोड़ना था आसानी से तोड़ दिए, आपने अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली, पावर की या फोर्स की कैपेसिटी बढ़ा ली। लेकिन क्या आप क्रिकेट मैच खेलते हैं, ठंड में आप जो गेम, जो बॉल ऊपर से आता है, उसे कैच करने का प्रयास करते हैं, कभी इस पे गिर जाता है तो बहुत दर्द होता है, नहीं होता? होता है ना? तो अब बात ये आती है कि अगर आपने खूब ऊंचाई से गेंद आ रहा है, बॉल ऊपर से आ रहा है और आप कैच करना चाहते हैं, तो हाथ को आप थोड़ा सा पीछे, जैसे हाथ में आता है तुरंत अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी को आप ये चाहते हैं उसका वेलोसिटी कम हो जाए, मेरे हाथ में आए, कम हो जाए, मेरे अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। और अचानक उसकी वेलोसिटी को चेंज करने का प्रयास करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? इंजर्ड हो जाएंगे, घायल हो जाएंगे। ठीक है? यानी वेलोसिटी को आप चेंज करते हैं स्लो प्रोसेस के साथ। अगर आप हाई प्रोसेस के साथ अचानक प्रिवेंट करने का करेंगे, जीरो उसकी वेलोसिटी को करने का प्रयास करेंगे, तो आपको जर्क दे देगा, झटका दे देगा, आपको इंजर्ड कर देगा। समझ में? तो मोमेंटम क्या है, समझ में आ रहा होगा हमको लगता है। मोमेंटम एक सिंपल सा फॉर्मूला है, P इक्वल टू mv, और इसके एक करस्पॉन्डिंग आप डिफाइन करना चाहें कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास विद वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। लेकिन एक इसका फिजिकल इंपॉर्टेंस जो आपको फील करना चाहिए वो क्या है? मोमेंटम एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो आपकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकता है। आप कम हाइट तक कूद सकते हैं। आप लॉन्ग जंप देखते हैं ना, लॉन्ग जंप वाला ये एथलीट जो होता है, वो दौड़ते आता है, ये नहीं कहता जहां जंप करना वहीं से शुरू हो जाए, ऐसा होता है नहीं, वो दूर से दौड़ते आता है, अपनी बॉडी में मोमेंटम लाता है, और मोमेंटम ला करके जंप करता है पूरा अच्छे से, जितना लॉन्ग चाहिए था, उसकी कैपेसिटी थी, उससे ज्यादा वो कर जाता है ड्यू टू मोमेंटम। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ओके, ये है आपका फिजिकल, उसका इंपॉर्टेंस, जो आपकी लाइफ में कहीं उसका इंपॉर्टेंस भी है और कहीं उसका डिमेरिट भी है। जैसे गेम खेलते समय आप क्रिकेट में बॉल को कैच करना चाहे, हाथ पे गिर गया, ठीक है, तो क्या हो जाता है? इंजर्ड
कर देता है आपको, ठीक है। अब बात आती है, जब आप जान गए कि मोमेंटम क्या होता है, अब मोमेंटम का यूनिट भी नहीं जान लिया जाए, तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको कहाँ जो है रफ वर्क करके बताता हूं मोमेंटम क्या होता है। ओके, सपोज करिए, नाउ हियर वी मेंशन दैट p is equal to m into v. Okay, now m is mass, so the unit of mass is kg, and now the velocity is a vector quantity and unit of this is meter per second. So in combined form we can express this thing as kg meter per second. Now this is the SI unit of, बोलिए बोलिए, of momentum. ओके, तो ये बात हमेशा आप याद रखेंगे, इसलिए मैं आपको फर्स्ट डे से कहता चला आ रहा हूं, फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स। अगर आपको न्यूमेरिकल लगाना है, डेफिनेशन बनाना है, ठीक है, यूनिट लिखना है, तमाम ऐसी सारी चीजें जो आपको फार्मूले से ही उसके सॉल्यूशन मिल जाते हैं। तो अब आप जान गए कि मोमेंटम क्या होता है, तो अब चलिए सेकेंड लॉ पे जानने का प्रयास करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। नाउ द सेकेंड, फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल रूप नहीं दिया, आप लोग देखे होंगे कि फर्स्ट लॉ का कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बस स्टेटमेंट, लेकिन सेकेंड लॉ में स्टेटमेंट के साथ, स्टेटमेंट के अलोंग विथ आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंड लॉ आता है। ये बात हमेशा याद रखेंगे, और ये एग्जाम में अक्सर आपसे पूछ लेता है, डिराइव द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू m में, तो बच्चे को सोचते हैं ये क्या है, ये कैसे डिराइव किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको डिराइव करने का प्रयास किया जाए। आज मैं इसे जो है डिफाइन कर दे रहा हूं, और नेक्स्ट टर्म को आपको मैं इसे अच्छे से बता दूंगा। ओके, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड लॉ क्या होता है, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied external force. बस हो गया। यानी जब भी मोमेंटम चेंज करेगा, जितनी तेजी से करेगा, जितने फास्ट से करेगा उसके मोमेंटम में चेंज, उतना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आप किसी भी बॉडी के मोमेंटम को चेंज करना चाहते हैं जल्दी से, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। आप स्लो वेट करना था, स्लो में करना चाहिए तो स्लो रेट करना चाहिए। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। इस स्टेटमेंट को अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने का प्रयास करें तो जरा रफ कॉपी पे देखिए। रेट ऑफ मीन्स, आप जानते हैं मैथमेटिक्स में अगर कहीं भी रेट ऑफ लिखा होता है, इसका मतलब उसमें टाइम से डिवाइड करना है। टाइम से क्या करना है, डिवाइड करना। यहां पर हमने क्या कहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ तो टाइम का डिवीजन हो गया, लेकिन किसका चेंज ऑफ, मोमेंटम का, तो बस खेल खत्म, डेल्टा पी। नाउ दिस थिंग इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। ये बात हमेशा याद रखिएगा, यानी किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स कितना है, ये अगर हमें किसी पॉइंट पे फाइंड आउट करने की जरूरत पड़े तो हमें बस ये देखना पड़ेगा कि उस बॉडी में कितना मोमेंटम चेंज हुआ है। ओके, ये बात हमेशा याद रखिएगा ना आप। ठीक है, तो अब ये है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ, और इसकी करस्पॉन्डिंग एक फॉर्मूला जो आता है वो देखिएगा। कभी आप ये भी कर सकते हैं, ये भी न्यूटन सेकेंड लॉ या फिर एम में, और ये कैसे आया है इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिराइव करने का प्रयास करूंगा। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।